अगर आप भी सोच रहे हैं कि कौन से सेंट्रल आइडिया खास है और मुझे ऐसे सेंट्रल आइडिया मिल जाए हाई स्कूल के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में हो, सिंपल हो और जल्दी से मेरी समझ में आ जाए और ज़्यादा बड़ा ना हो, केवल इतना हो जितना एग्जाम में पूछा जाता है, 40 से 50 वर्ड का ही आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, देखिए। इसमें खास-खास ये 4-5 सेंट्रल आइडिया कराए गए हैं। फायर एंड आइस, डस्ट एंड स्नो, फॉग, ए टाइगर इन द ज़ू और द ट्रीज़। चलते हैं सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पर। सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस जियो लिखा हुआ है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। सेंट्रल आइडिया देखते हैं, बिल्कुल 40-50 वर्ड के बीच में ही है, छोटा ही है, देख सिंपल लैंग्वेज में है और वेरी इंपॉर्टेंट। इन द पोएम फायर एंड आइस नामक कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन्स व्याख्या करते हैं, बताते हैं दैट की द वर्ल्ड में एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, कि जो दुनिया है में एंड वो खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है, बिकॉज ऑफ किसके कारण ह्यूमन इमोशंस के कारण, ह्यूमन इमोशंस के कारण। ह्यूमन होती है मानव और इमोशंस होते हैं भावनाएं, यानी मानव भावनाओं के कारण दुनिया का अंत हो सकता है, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं या कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर स्टैंड्स फॉर फायर स्टैंड्स फॉर फायर किसका प्रतीक है? डिजायर एंड ग्रीड का, इच्छा और लालच का। वही जबकि आइस हैटर्ड और जो ये बर्फ होता है ये नफरत का प्रतीक है। बोथ इमोशंस, दोनों की दोनों भावनाएं आर डिस्ट्रक्टिव, कैसी है? विनाशकारी है। एंड कैन र्यून और नष्ट कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को, इफ नॉट कंट्रोल्ड, यदि इनको कंट्रोल नियंत्रित नहीं किया गया। नेक्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता सोच दर्शाती है हाउ कैसे ए स्मॉल एंड सिंपल, एक छोटा सा और साधारण सी इवेंट घटना कैन चेंज, बदल सकती है वंस मूड, किसी का भी मूड, मन, एंड आउटलुक इन द लाइफ, और जीवन का नजरिया। वहन जब डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का छोटा सा टुकड़ा या उसके टुकड़े, फॉल्स डलता है ऑन द पोएट, कवि के ऊपर, हिज सैड मूड, उसका जो दुख भरा मूड था, चेंज वो बदल जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया फॉग। ये फॉग किसने लिखा है? कार्ल सैंडबर्ग ने। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है फॉग का, कोहरे का, एज ए लिविंग क्रीचर, जैसे एक सजीव प्राणी हो। टू हिम, उसके लिए, कमिंग ऑफ फॉग का आना, कोहरे का आना, रिसेंबल्स द वे ए कैट कम्स साइलेंटली ऑन द लिटिल फुट, यानी फॉग का आना, कोहरे का आना ऐसा प्रतीत होता है। रिसेंबल्स का मतलब होता है किसी के जैसा लगना, तो ये किसके जैसा मानता है कि जब किसी रास्ते पर, यानी रास्ते में एक कोई बिल्ली आती है साइलेंटली, धीरे से, ऑन लिटिल फुट, अपने छोटे छोटे पैरों पर, यानी अपने छोटे पैरों पर किसी बिल्ली का धीरे से आना रास्ते से, तो इससे रिसेंबल्स करता है, यानी इसके जैसा मानता है फॉग को आना। कवि के लिए फॉग यानी कोहरे का आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी रास्ते में धीरे से कोई बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों पर आती हो और पता भी ना लगे। ये बात कर रहे हैं। द फॉग लुक्स ओवर द हैंड हार्बर बोलते हैं जो वहां का बंदरगाह है, जहां कभी बैठे हैं, बोल रहे हैं कि द फोग लुक्स ओवर द हार्बर, जो अक्षेत्र है, हार्बर है या बंदरगाह है, वहां पर भी लुक्स ओवर, वहां पर भी है, लुक्स ओवर का मतलब वहां पर भी दिखाई दे रहा है फोग, एंड सिटी और शहर के ऊपर भी फोग छाया हुआ है, वहां पर भी दिखाई दे रहा है। द फोग स्लोली मैक्स ऑन एंड वैनिसेस, फोग जो है कोहरा स्लोली, धीरे धीरे मैक्सोन बनता जाता है, एंड वैनिसेस, और धीरे धीरे ही नष्ट हो जाता है। जी नेक्स्ट है टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। द पोएम टाइगर इन अ जू यानी चिड़ियाघर के अंदर शेर, यह कविता हाइलाइट्स, प्रकाशित करती है, यानी बताती है द कॉन्ट्रास्ट में होती है अंतर बताती है बिटवीन ए टाइगर्स लाइफ इन ए केज मीन्स होता है पिंजरा, पिंजरे के अंदर शेर का जीवन, एंड लाइफ इन द फॉरेस्ट, और शेर का जीवन जंगल में, इनका अंतर बताती है। द पोएम ए टाइगर इन द जू हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर्स लाइफ इन केज एंड लाइफ इन द फॉरेस्ट, यानी शेर का जीवन जंगल में और पिंजरे में, इन दोनों के अंतर को प्रकाशित करती है, बताती है, प्रकाश डालती है ये कविता। लेस्ली नॉरिस जो कवि है वो दिखाते हैं दैट एनिमल्स डिजर्व, कि एनिमल्स भी लायक होते हैं, यानी उन्हें भी चाहिए फ्रीडम, आजादी, एंड कीपिंग देम, कि यहाँ पर कीपिंग है और कीपिंग
कीपिंग देम इन कैपिटिविटी, यानी जो सोच, और यह कवि यह दर्शाता है कि एनिमल्स डिजर्व, एनिमल लोग जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें भी पसंद है फ्रीडम, आजादी, और कीपिंग देम, और उन्हें रखना इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होती है कैद, कैद में रखना इज क्रूअल, निर्दयता है, एंड अनजस्टिस, और अनुचित है। और लास्ट है सेंट्रल आइडिया द ट्रीज का। द ट्रीज बाई एंड्रिन रिच, एंड्रिन रिच के द्वारा लिखी हुई जो ट्रीज नामक कविता है, एंड्रिन रिचमैन के द्वारा, हैज इंस्लाइव्ड द ट्रीज। ये क्या कहते हैं, देखो, द ट्रीज बाई एंड्राइन रिच, एंड्राइन रिच कहते के द्वारा जो यह कविता है लिखी हुई है, ये क्या कहती है, ये दर्शाती है जी, इसमें आएगा यहां पर इन द ट्रीज, ठीक है, इन द ट्रीज बाई एंड्राइन रिच, एंड्राइन नामक कविता के अंदर, ठीक है, कविता के अंदर जो ये कवि है, सेज कहते हैं दैट की, यहां पर आपने लगाना है ये, यहां पर सेज कहते हैं दैट की मैन हैज इंस्लाइव्ड, आदमी ने गुलाम बना लिया है पेड़ों को, ट्रीज कैप्ट इनसाइड ए हाउस फील इम्प्रिजन्ड, ये कह रहे हैं कि जो पेड़ है कैप्ट इनसाइड, जो अंदर घरों के अंदर है, हाउस के अंदर, घर के अंदर जो रखे हुए हैं, फील इम्प्रिजन्ड, वो महसूस करते हैं कि कैद, कैद यानी जेल, जिस जेल के रूप में अपने आप को या कैद के रूप में महसूस करते हैं, एंड विश, और इच्छा करते हैं, टू रिटर्न टू नेचर, प्रकृति में लौटने की वो इच्छा करते हैं। द पोयम शोज, यह कविता दर्शाती है द स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तीव्र मजबूत इच्छा को, फॉर फ्रीडम, आजादी की, एंड ग्रोथ, और वृद्धि की, पेड़ों के लिए। इट सजेस्ट, और यह सुझाव देती है दैट कि ऑल लिविंग बींग्स, सभी सजीव जो प्राणी है, नीड, उन सभी ने जरूरत होती है, नेचुरल स्पेस, प्राकृतिक रिक्त स्थान की जरूरत है, एंड फ्रीडम, और आजादी की जरूरत है, टू लिव पीसफुल्ली, सही प्रकार से, आजादी से शांतिपूर्वक जीने के लिए, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि सभी के सभी, जो ये कविता सुझाव देती है कि सभी जो लिविंग बींग्स हैं, यानी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, उन सबको आवश्यकता है किसकी, नेचुरल स्पेस की, प्राकृतिक स्थान की, और स्वतंत्रता की, शांतिपूर्वक जीने के लिए, ठीक है। ये सब आपके पोयम इंपॉर्टेंट थी, और इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।